तीन एडिशनल काम हमें करने पड़ेंगे जब सेक्शन डायमेंशंस पहले से नॉन ना हो या डिसाइडेड ना हो। एस्टिमेट द सेल्फ वेट, सेलेक्ट अ टारगेट स्टील परसेंटेज, कितनी स्टील रेशो जो है टारगेट स्टील रेशो हम एक सिलेक्ट करेंगे। अभी इसको डिस्कस करते हैं कैसे सिलेक्ट करना है, और फिर हमने फाइनल सिलेक्शन ऑफ द सेक्शंस को भी करना। इनिशियली जो सेल्फ वेट अभी पहले डिस्कशन हो रही है, पहले क्राइटेरिया कि हम सेल्फ वेट कैसे अज्यूम करेंगे। एक आपके पास सिर्फ आर्किटेक्चरल प्लान है और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये बीम अभी किस साइज का होना चाहिए, तो जाहिर है उस वक्त यू नीड सम वैल्यूज टू स्टार्ट विद। उस वक्त जाहिर है एक ज्यादा रफ होगा आपका एस्टिमेट। तो नॉर्मली अगर आप डायरेक्टली परसेंटेज की फॉर्म में लेना चाहें तो बीम पे जितना लोड लग रहा है अनफेक्टेड लोड यूडीएल की फॉर्म में, सिर्फ डेड और लाइव को अनफेक्टेड लोड, उसका 10 to 15% नॉर्मली लग रहा होता है, लेकिन ये भी ज्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। वी स्टार्ट विद, हम यानी सेल्फ वेट को एस्टिमेट करने के लिए क्रॉस सेक्शंस का सम क्रॉस सेक्शनल डायमेंशंस एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। यानी वो जब यानी इसका मतलब ये है कि हम एक दफा सेल्फ वेट को एज्यूम कर एस्टिमेट करने के लिए वी विल एज्यूम सर्टेन क्रॉस सेक्शनल डायमेंशंस। तो उसके लिए हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि एच को दायरे डिसाइड करना है और बी को डिसाइड करना है। अच्छा, एच के बारे में हमने कहा था इट लाइज बिटवीन L/12 एंड L/18। तो यहां से आप एक, अब ये भी रेंज है, यू मे पिक एनी वैल्यू फ्रॉम दिस। बेहतर होता है कि जब आप सेल्फ वेट का एस्टिमेट लेने जा रहे हैं तो आप L/12 के करीब वाली कोई वैल्यू ले लें, ताकि आपको बाद में अपना रिवाइज ना करना पड़ जाए कैलकुलेशन। अगर आपके एक्चुअल डायमेंशन इससे जो इस वक्त आप जिन डायमेंशंस की बेस पे सेल्फ वेट आपने कैलकुलेट किया है, अगर बाद में आपकी डायमेंशन उससे बड़ी आप ले लेते हैं, इसका मतलब है कि शुरू में आपने सेल्फ वेट को अंडर एस्टिमेट कर लिया था। सो यू मे हैव टू रिवाइज योर एनालिसिस, और उसकी बेस पे यू मे हैव टू रिवाइज योर डिजाइन एज वेल। सो इट इज बेटर टू टेक ऑन हायर साइड। जस्ट ये हम सिर्फ कर रहे हैं फॉर एस्टिमेटिंग द सेल्फ वेट। ये हमने डिस्कस कर लिया था कि L/12 और L/18 के बीच में, ये हमने कर लिया। नेक्स्ट इज के विड्थ डिसाइड करनी है, विड्थ ऑफ द बीम। H कैन बी टेकन बिटवीन L/12 टू L/18, ठीक है, इनके बीच में। और B की बात अब करने जा रहे हैं कि B कितना लेना चाहिए। यू कैन टेक इट बिटवीन 0.5H टू 0.8H। तो इसमें हायर साइड ये बनती है और इसमें हायर साइड ये बनती है। तो हम एग्जैक्टली ये लेना जरूरी नहीं है, लेकिन हम इनके क्लोज वैल्यूज इस तरफ इनके करीब लेंगे तो हमें रिवाइज नहीं करना पड़ेगा एस्टिमेट, ठीक है। लेकिन अक्सर आपको बीम की जो विड्थ है वो कॉलम की जो डायमेंशन जिसके साथ उसने फ्रेम होना है, जैसे ये बीम, इसकी विड्थ को अगर आप डिसाइड कर रहे हैं तो जिस कॉलम में उसने फ्रेम होना है तो उस कॉलम की ये वाली जो डायमेंशन है पैरेलल टू द बीम विड्थ, इसके नॉर्मली इक्वल रख ली जाती है जस्ट टू सेव ऑन फॉर्म वर्क कॉस्ट, ठीक है। तो अगर सेम डायमेंशन होंगे तो नया फॉर्म वर्क नहीं चाहिए होगा, वही यूज हो जाएगा। सो इस वजह से उतनी ही विड्थ का, जितने के कॉलम की विड्थ है उतनी ही बीम की विड्थ रख लेना फॉर्म वर्क कॉस्ट बचा सकते हैं आपको। सो ऑफन कंपैटिबल विद द कॉलम डायमेंशंस। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? स्टार्ट, ये तो था पहला स्टेप, रीजनेबल एस्टिमेट। रीजनेबल एस्टिमेट के बेस पे क्या होगा, आप एक MU निकाल सकेंगे, सारे एनालिसिस कर सकेंगे। अब आपके पास एक MU आया होगा, अब उस MU के बेस पे आपने क्रॉस सेक्शन को डिजाइन करना है। यानी क्रॉस सेक्शन को डिजाइन करने का क्या मतलब है, यू नीड टू पिक सच B and H फॉर योर सेक्शन, सच B and H एंड सच AS। ऐसी B और H को सिलेक्ट करना है और ऐसे AS को सिलेक्ट करना है कि जिसकी कॉम्बिनेशन से जो आपको Φmn बनेगा सेक्शन का, दैट शुड एक्सीड MU एंड इट शुड ऑल्सो बी अटेंशन कंट्रोल सेक्शन। क्लियर? तो अब हम दो चीजें डिसाइड, एक सेल्फ वेट को एस्टिमेट कर लिया, अगर जरूरत पड़ेगी हम रिवाइज करेंगे आगे जाके, अदरवाइज ये हमारा सेल्फ वेट एस्टिमेट हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप में हम पहले एक सर्टेन टारगेट स्टील रेशो चूज करेंगे और फिर हम सेक्शन डायमेंशंस को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। हाउ वी डू दैट, ये चीज़ें आप पढ़ चुके हैं, लेकिन हम यहाँ पे उसको डिज़ाइन के लिए थोड़ा सा उन्हीं को रीराइट कर रहे हैं, जस्ट प्ले कर रहे हैं थोड़ा सा उनको डिज़ाइन के लिए इजी टू यूज़ करने के लिए।
अच्छा, हमने ऑब्जेक्टिव क्या है इस सारे का? टू पिक अ सर्टेन टारगेट स्टील रेशो। अब वो टारगेट स्टील रेशो के लिए हम एक बेसिकली चूज करेंगे टारगेट स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन, टारगेट स्ट्रेन डायग्राम, जैसे ये आपको नजर आ रही है ना, टारगेट स्ट्रेन डायग्राम। अब टेंशन कंट्रोल सेक्शन के लिए रिक्वायरमेंट क्या है कि अगर हम ये सिंगल लेयर में एज्यूम कर दें तो यहाँ पे इस लेवल पे जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होनी चाहिए टेंशन कंट्रोल के लिए कितनी रिक्वायरमेंट है? 0.005। तो अब टारगेट स्ट्रेन एक तरीका ये हो सकता है कि आप टारगेट स्ट्रेन 0.005 रखें और इसकी बेस पे आप कैलकुलेट कर दें कि करस्पॉन्डिंग रो क्या बनेगा, स्टील रेशो क्या बनेगा। दूसरा तरीका ये कि हम 0.005 से थोड़ी बड़ी वैल्यू को टारगेट स्ट्रेन रख लें, 0.075 जैसे यहाँ नजर आ रही है आपको, और उसकी बेस पे एक टारगेट स्टील रेशो चूज कर लें। यानी जरूरी नहीं कि हर सेक्शन के अंदर हम, देखो आपको पता है कि जितना आप स्टील एरिया बढ़ाते जाते हैं तो आपके सेक्शन की डक्टिलिटी रिड्यूस होती है, यानी उसका एप्सिलॉन टी जो है वो रिड्यूस होता जाता है। अगर आप एप्सिलॉन टी को टारगेट करेंगे 0.005, इसका मतलब ये कि आप एग्जैक्ट उस अपर बाउंड जो है एरिया ऑफ टेंशन स्टील के ऊपर, जो अपर लिमिट है उसके ऊपर लैंड करने जा रहे हैं, उसको टारगेट करने जा रहे हैं, विच वुड गिव राइज टू अ पॉसिबिलिटी कि आप जब बार सिलेक्ट कर रहे हैं तो आप जो एरिया एक्चुअली प्रोवाइड करें वो मैक्सिमम से बढ़ जाए। तो इस वजह से एग्जैक्टली उस बाउंड्री के ऊपर लैंड करने से बचने के लिए वी विल चूज, और एक और वजह भी है वो अब आगे जाके आपको समझ आ जाएगी, हम टारगेट स्ट्रेन 0.075 रख रहे हैं। ठीक, सो अगर हम ये टारगेट स्ट्रेन सेट कर दें तो इसकी बेस पे अब हम यहां से C की वैल्यू लिख सकते हैं इस डायग्राम से। अगर हम ये कंसिडर कर लें ट्रायंगल, एक ये बड़ी वाली और एक ये दूसरी जो छोटी वाली है ये वाली, तो हम कह सकते हैं दिस C over 0.003 is equal to this distance which is D divided by this distance। ये कितना बन जाएगा? 0.075 ये प्लस 0.003। सो ये जो डिस्टेंस है ये बन जाएगा 0.075 प्लस 0.003। सो वी कैन राइट, ये पहले हमें ये लिखना पड़ेगा ना, D divided by 0.075 plus 0.003 into D. So you could write this down as C equal to 0.286 D. Now if you consider the equilibrium equation, you can write down like this, assuming that, अब जाहिर है ये 0.075 की स्ट्रेन है तो डेफिनेटली टेंशन स्टील यील्ड कर रहा है ना, टेंशन थी तो 0.02 भी यील्ड हो जाएगा 60 ग्रेड के केस में। C की वैल्यू 0.85 FC प्राइम B, A आप लिख लें या β1 C लिख लें। अब यहाँ पे हम, अब यहाँ तक अभी हमने जो इक्वेशन लिखी है अभी तक ये एक जनरल इक्वेशन है, T इक्वल टू C और नीचे जस्ट वैल्यूज पुट कर दी। नेक्स्ट जब हम इसमें ये C की वैल्यू जब हम पुट करेंगे फ्रॉम C की, यानी स्पेसिफिक वैल्यू जब पुट करेंगे फ्रॉम दिस इक्वेशन, तो फिर हम इसके अंदर जो पैरामीटर्स हैं उनको स्पेशल, जैसे हमने अगर C की वैल्यू पुट की हो CB, C करस्पॉन्डिंग टू बैलेंस, तो ये जो AS बनेगा उसको हम कहेंगे AS बैलेंस। अब हमने यहाँ जो C की वैल्यू पुट की है, दिस इज करस्पॉन्डिंग टू एप्सिलॉन T ऑफ 0.075। तो आप इसको AS को जो निकलेगा हमारा, या उसकी बेस पे जो रो निकलेगा स्टील रेशो AS और BT, उसको हम कह सकते हैं करस्पॉन्डिंग टू 0.075। तो लेकिन मैं उसको यूज नहीं कर रहा, जस्ट आई वांट यू टू रिमेंबर कि हम ये जो पुट कर रहे हैं ये इस तरह से पुट कर रहे हैं। लेट्स पुट दिस वैल्यू ASFY इक्वल टू 0.85 FC प्राइम B और β1, C की वैल्यू 0.286 D आ गई। अब ये एक्सप्रेशन बन जाएगा 0.24 β1 FC प्राइम BD। ठीक हो गया। अब अगर आप दोनों साइड से BD को डिवाइड करें इस इक्वेशन को BDFY से, ये BD और BD कैंसिल, ये FY और FY कैंसिल, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं AS और BD जो बनेगा, यू कुड कॉल इट रो, और मैं इस रो को कहने लगा हूँ, मैं सारा सब्सक्रिप्ट प्रेफर करता हूँ, रो इनिशियल,
और ये करस्पॉन्डिंग है टू 0.0075, स्ट्रेन ऑफ 0.075. 1/4 कितना होता है? 0.25. और ये आंसर क्या लिखा है? 0.24. तो मैं इसको अप्रोक्सीमेटली 0.25 ले रहा हूं और उस 0.25 को मैं अब ये रो इनिशियल जो ये बेसिकली हम करने क्या जा रहे हैं, वी वांट टू हैव अ टारगेट स्टील रेशो, और ये टारगेट स्टील रेशो है हमारी, और इसको टारगेट करने का मतलब है वी आर टारगेटिंग एप्सिलॉन टी ऑफ 0.0075. एक थोड़ी सी एक्स्ट्रा डिस्कशन आप देख लीजिएगा ताकि आपको पास्ट जो कोड है उससे थोड़ा सा लिंक कर सकें करंट कोड. पास्ट जो कोड है, पास्ट कोड में यानी पास्ट कोड से मेरी मुराद 2002 और इससे पहले वाले कोड्स, उसमें ये था कि आप ये जो इनिशियल वैल्यू आप लेते हैं ना, स्टार्टिंग वैल्यू, टारगेट रो वैल्यू, ये आप लेते हैं तकरीबन हाफ ऑफ रो बैलेंस पढ़ा था ना हमने, बैलेंस स्टील रेशो. यानी उस वक्त पास्ट में क्या था, मैं अब उसको डिस्कस कर रहा हूँ. पास्ट में वी यूज्ड टू टेक रो टारगेट एज हाफ ऑफ रो बी. अब रो बी की इक्वेशन आपको पता है ये है. सो वी कैन से इसके साथ में आप 0.5 लिख लेता हूं, और ये मेरा रो टारगेट पास्ट वाला जो प्रैक्टिस है उसको. यहाँ इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, दिस एप्सिलॉन सी यू इज 0.003, और ये जो एप्सिलॉन वाई है फॉर ग्रेड 60 दिस इज 0.002 अप्रॉक्सीमेटली. तो ये आंसर बनेगा 3 डिवाइडेड बाय ऊपर 3 और ये बन जाएगा, ये 3/5 आंसर बन जाएगा इसका. ठीक है. सो अगर आप इसको 3/5 ले लें और बाकी फैक्टर्स के साथ कर लें, आप इसको ये 0.5 इंटू 0.85 इंटू 3/5, ये 3/5 इस वाली साइड से आया है, और बाकी आप उसी तरह से लिख लें β1 fc प्राइम ओवर fy. अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें, ये जो मैंने अलग से लिखा है, यू विल गेट, सो पास्ट प्रैक्टिस से जो रो टारगेट लिया जाता था, सो इस वैल्यू को उस तरह कंपेयर कीजिएगा इस वैल्यू के साथ या इस वैल्यू के साथ, ऑलमोस्ट सेम. इसका मतलब ये है कि हम अगर टारगेट कर रहे हैं 0.0075 को, तो हम इसकी बेस पे जो टारगेट्स एक इनिशियल स्टील रेशियो चूज करेंगे, इट विल बी सेम एज वी वुड हैव ऑब्टेन्ड वर्किंग बेस्ड ऑन प्रीवियस कोड. ठीक हो गया. तो एक वजह तो ये है कि हम प्रीवियस कोड के साथ कंपैटिबल रहने के लिए भी हम इसको कर रहे हैं, दिस यानी कॉन्साइडेंस है प्रीवियस कोड के साथ. और दूसरा ये कि हम 0.005 की स्ट्रेन से थोड़ा सा मार्जिन रख के 0.075 को हमने टारगेट किया हुआ है. सो वी विल नॉट मिस द टारगेट ऑफ टेंशन कंट्रोल सेक्शन. सो ये तो एक एडिशनल डिस्कशन थी. असल में हमने रो इनिशियल को डिस्कस कर लिया. रो इनिशियल के लिए हम इक्वेशन ये वाली यूज करेंगे, ये जो इक्वेशन मैंने सर्कल की हुई है, β1 fc प्राइम और fy. अब fc प्राइम और fy तो हम शुरू में बहुत चूज कर लेते हैं फॉर मे बी फॉर द इंटायर स्लैब और पूरे सिस्टम के लिए एक ही टाइम पे. सो fc प्राइम और fy तो पहले से डिसाइडेड होंगे. fc प्राइम और fy अगर डिसाइडेड है, इसकी मतलब यूजिंग दिस इक्वेशन यू कैन डिसाइड योर इनिशियल रो. अब हम एक जगह एक यहाँ पे यानी फर्दर थोड़ी सी वर्किंग करने जा रहे हैं. अगर आपके पास एक इनिशियल रो आ गई है, नाउ यू हैव सर्टेन इनिशियल वैल्यू ऑफ रो सिलेक्टेड, यानी मैं इसको रो अब हम इसको रो मान लेते हैं. रो इनिशियल कहा था लेकिन यहाँ इसको रो से रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ. सो व्हेन यू हैव दिस रो वैल्यू, हम एक डेफिनेशन यूज करने जा रहे हैं, रीइंफोर्समेंट इंडेक्स हम इसको कहेंगे. रीइंफोर्समेंट इंडेक्स, ये एक डेफिनेशन आप नोट कर लीजिएगा रीइंफोर्समेंट इंडेक्स की. यानी एक टर्म हम यूज करेंगे, रीइंफोर्समेंट इंडेक्स represented by omega equal to rho fy over fc prime. reinforcement index, rho इसमें स्टील रेशियो है, a is over bd, fy और fc prime you know well. ठीक हो गया. अच्छा, अब ये तो सिर्फ एक टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस करनी थी. कम बैक टू द इक्वेशन फॉर mn, और a की इक्वेशन आपको पता है इस तरह से हम लिख सकते हैं, a is fy और 0.85
एफ सी प्राइम बी। अब इसे मैं कुछ मैनिपुलेशन करने जा रहे हैं, वो मैनिपुलेशन देखिएगा। मैं इसे मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ डी से। असल में मैं पहले आपको ऑब्जेक्टिव बता दूं कि ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये कुछ ये क्यों मैं करने जा रहा हूँ। आई वांट टू राइट डाउन एम एन इन टर्म्स ऑफ रो एंड ओमेगा। आई वांट टू राइट एम एन इन टर्म्स ऑफ रो एंड ओमेगा, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। आल्दो बी और डी इससे एलिमिनेट नहीं किए जा सकते, लेकिन उनको थोड़ा सा अलग करके बाकी जो फैक्टर बनता है उसको मैं अलग से इन टर्म्स ऑफ रो और ओमेगा लिखना चाह रहा हूं, यानी एम एन को। तो अब उस पर्पस के लिए मैं एक तो ए के अंदर थोड़ी सी यानी इसका मतलब एक देखें ना, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ इन टर्म्स ऑफ, अगर इसके अंदर से मैं ए को निकाल के बाकी पैरामीटर्स डालना चाहूँ तो जाहिर है ए की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अदर पैरामीटर्स मुझे पहले चाहिए होगी ना, ताकि मैं पुट कर सकूँ उसको। तो इसलिए मैं ए की वैल्यू प्रिपेयर कर रहा हूँ सो दैट आई कैन पुट इट इन दिस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ द रेस्ट ऑफ द पैरामीटर्स, यानी ए को काइंड ऑफ खत एलिमिनेट करना चाह रहा हूँ। अच्छा, अब इसको जरा देखिएगा, जब मैं डी से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा सो देन आई कैन राइट इट एज, ये ए एस के नीचे मैं इस बी डी को लिख लूंगा, तो ये क्या बनेगा, रो। सो आई कैन राइट रो, या मैं पहले अलग से लिख लेता हूं ताकि आप बाद में देख सकें इसको। ए एस ओवर बी डी मैंने अलग कर लिया। नेक्स्ट में एफ वाई और एफ सी प्राइम, इन दोनों को अलग करना चाह रहा हूं, ठीक है। सो वी हैव एफ वाई ओवर एफ सी प्राइम, और उसके बाद मैं बाकी जो रिमेनिंग एक्सप्रेशन है उसको लिख लेता हूं। क्या बच गया इसमें, ऊपर डी बच गया, नीचे 0.85 बच गया। सो नाउ यू कैन राइट दिस डाउन एज रो एफ वाई ओवर एफ सी प्राइम इंटू डी ओवर 0.85। इस टर्म को हमने एक नाम दे दिया, इसको इसलिए हमने ऊपर डिफाइन किया। क्या डिफाइन किया इसको, ओमेगा रिइंफोर्समेंट इंडेक्स, ये। सो हम इसकी जगह पे ओमेगा लिखने जा रहे हैं। सो ये इक्वेशन बन जाएगी ओमेगा डी ओवर 0.85। सो ए इज नाउ इन टर्म्स ऑफ ओमेगा एंड डी, ठीक हो गया। नाउ यू विल यूज दिस एक्सप्रेशन ऑफ ए इन दिस इक्वेशन। सो लेट्स राइट डाउन द इक्वेशन। एम एन इज इक्वल टू, यहाँ से अब हम ये वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। ओके, सो दिस विल बिकम ए एस एफ वाई इंटू डी माइनस ओमेगा डी ओवर 2 इंटू 0.85। Is this okay? All right, so next we are going to take d common from this. So this will become a s f y into d into 1 minus 0.59 ओमेगा। ये मैंने वही लिख दिया। अब मैं मल्टीप्लाई डिवाइड करने जा रहा हूँ बी डी और एफ सी प्राइम से। सो अगेन आई वुड यूज सम नोटेशंस। मैं इस ए एस के नीचे ये बी डी लिखना चाह रहा हूँ। सो दिस विल बिकम ए एस ओवर बी डी इंटू एफ वाई ओवर एफ सी प्राइम। नेक्स्ट में सो हमने इसको यहाँ लिख दिया एफ सी प्राइम, और आगे लिखेंगे 1 माइनस 0.59 ओमेगा। ये आ जाएगा, ये हमने लिख लिया। अब पीछे क्या रह गया, ऊपर बी डी रह गया और एक डी रह गया। सो दिस विल बिकम बी डी स्क्वायर, ठीक है। ये बी डी स्क्वायर मैंने अलग से लिख लिया, ये डी स्क्वायर सिर्फ डी के ऊपर है। अब हम इसमें वही नोटेशंस कुछ यूज करने जा रहे हैं। इस ए एस और बी डी को मैं रो कह सकता हूं, ठीक है, रो, और बाकी को एज इट इज लिख लूंगा एफ वाई और एफ सी प्राइम एज इट इज। सो अब आपको ये जो टर्म बन गई, दिस कैन बी रिटन एज ओमेगा, एंड व्हाट नेक्स्ट, एफ सी प्राइम बी डी स्क्वायर, ठीक हो गया।
अब हम एक और डेफिनेशन लेके आ रहे हैं इसमें, इस सिंबल को थोड़ा सा फर्दर कंसाइज करने के लिए। वो डेफिनेशन ये है, ये जो आपको टर्म बी डी स्क्वायर से पहले नजर आ रही है, इस टर्म को हम कहने लगे आर, वेयर आर इज this factor WFC prime into 1 minus 0.59 omega. This R will be called as flexural resistance factor. इसको जरा देखिएगा, ये किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? ओमेगा और एफसी प्राइम, यही दो आपको नजर आ रहे हैं। ओमेगा, एफसी प्राइम तो मटेरियल स्ट्रेंथ है, कंक्रीट, ठीक है। ओमेगा क्या चीज है? रो एफ वाई और एफ सी प्राइम। उसके अंदर भी एक तो एफ सी प्राइम वही रिपीट हो गया, एक इसमें एफ वाई है और दूसरा क्या है? स्टील रेशो। इसका मतलब क्या हुआ कि बेसिकली जो आपका आर है ये डिपेंड कर रहे हैं तीन पैरामीटर्स पे, रो, एफ सी प्राइम और एफ वाई। एफ सी प्राइम और एफ वाई आपके शुरू से डिसाइडेड है और रो आपने ऊपर डिसाइड कर लिया था। इसका मतलब है कि आपका आर डिसाइड हो गया। FC prime, let me write it down for you. R is a function of rho, FC prime and FY. अच्छा, अगर मैं आपको एक FC prime और FY की फिक्स वैल्यूज दे दूं, मसलन मैं आपसे कहूं कि FC prime 4000 PSI आप ले लें और FY 60 KSI आप ले लें, तो can you develop a table of R and rho? एफसी प्राइम और एफ वाई की एक फिक्स वैल्यू हो गई, रो चेंज होता जाएगा, आर की वैल्यू फॉर एवरी रो यू कैन राइट एन आर, फॉर एवरी रो यू कैन राइट एन आर, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास अपेंडिक्स में एक टेबल गिवन है, अपेंडिक्स है टेबल A-3। इस अपेंडिक्स के अंदर जो टेबल है ये खुद भी आप डेवलप कर सकते हैं। ये है आपका टेबल A-3, वैल्यूज ऑफ फ्लेक्सुरल रेजिस्टेंस फैक्टर आर इन PSI फॉर ग्रेड 60 रीइंफोर्समेंट। फॉर ग्रेड 60 रीइंफोर्समेंट का मतलब है FY उसने क्या ले लिया? 60 KSI। और अब नीचे जरा देखिएगा, ये R का फार्मूला गिवन है और ये ओमेगा, जस्ट टू रिकॉल के ये क्या चीजें हैं, R क्या है और ओमेगा क्या है। मसलन मैं कहता हूं रो इक्वल टू 0.0033 हो और FC प्राइम 3000 हो, 60 ग्रेड का स्टील हो, तो R की वैल्यू होगी 190, ठीक है। आप इसको जरा कंफर्म कर, एक वैल्यू बस कंफर्म कर लीजिएगा, ये 190 आप कंफर्म कीजिएगा कि वाकई आता है बाय यूज दिस फार्मूला। इस फार्मूले को यूज करें, आप पहले ओमेगा कैलकुलेट कर दें यूजिंग दीज पैरामीटर्स और फिर आप यहाँ पुट करके देखें कि क्या वही यही वैल्यू बनती है आर की। एफ सी प्राइम और एफ वाई ये सारा कुछ आपने PSI में पुट करना है। एग्जाम्पल के तौर पर हम कर रहे हैं, एफ सी प्राइम लेट्स से 3000 लिख लेते हैं, 3000 PSI हो, FY अगर 60,000 PSI हो और रो की वैल्यू 0.0033 हो, तो R की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। सो यू कैन फर्स्ट कैलकुलेट द रीइंफोर्समेंट इंडेक्स ओमेगा विच इज रो FY और FC प्राइम, ये बन जाएगा 0.0033, 60,000 ओवर 3000, ये आंसर बनेगा हाउ मच। इसको करें ज़रा जल्दी से, 0.066, एक और बताएं आगे भी, इतना ही है। ओके, सो अब आपके पास ओमेगा आ गया। यूज दिस वैल्यू ऑफ ओमेगा, R इक्वल टू, यहाँ पे देखिएगा फार्मूला ओमेगा एफ सी प्राइम इंटू 1 माइनस, लिख लेते हैं इसको, ओमेगा एफ सी प्राइम इंटू 1 माइनस 0.59 ओमेगा 190, और ये PSI में आएगा। R के यूनिट्स क्या हैं? स्ट्रेस के यूनिट्स। ओमेगा तो यूनिटलेस है ना, ये यूनिटलेस चीज है, इसका मतलब ये ब्रैकेट के अंदर जो है ये भी यूनिटलेस है, ओमेगा भी यूनिटलेस है, जो यूनिट्स एफ सी प्राइम के वही यूनिट्स R के। सो ये हमने वैल्यू कंफर्म कर ली है 190। अच्छा, ये R की वैल्यू हम दो तरह से यूज करते हैं, दो तरह से। अच्छा, अब थोड़ा सा हम इस एक्सप्रेशन को पहले देख लें। हमारा जो R अगर हम यहाँ पुट कर दें, हमने कहा ना इसको हमने R कहना है, तो इसका मतलब है MN बन जाएगा R इंटू BD स्क्वायर, ठीक है।
सो हम पहले इसको लिख लेते हैं। वी हैड रीच दिस एक्सप्रेशन आर इंटू बी डी स्क्वायर। किसी सेक्शन का अगर आपको आर पता चल जाए पीएसआई में, तो आप सिंपली बी डी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके उसका एमएन निकाल लें। ये इसका एनालिसिस वाला एस्पेक्ट है। इसका डिजाइन वाला एस्पेक्ट उलट हो जाएगा। इसका डिजाइन एस्पेक्ट ये हो जाएगा, हमारी डिजाइन रिक्वायरमेंट क्या होती है, फाई एम एन शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन एम यू। अब एम एन को हमने इन टर्म्स ऑफ लिख दिया आर इंटू बी डी स्क्वायर, ठीक है। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, एम एन की अगर हम ये वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे, सो दिस विल बिकम फाई इंटू आर इंटू बी डी स्क्वायर शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन एम यू। देखिए हमने क्या क्या कहा था, प्रोसीजर क्या था, सेल्फ वेट एस्टिमेट करने के लिए आपने सर्टेन क्रॉस सेक्शनल डायमेंशंस ले लिए। नाउ स्टेप नंबर 1 इज ओवर। सेकंड स्टेप में हमने कहा वी विल पिक सर्टेन इनिशियल रो वैल्यू, टारगेट रो वैल्यू, और वो आप हमने कहा एफ सी प्राइम एफ वाई आपके पहले से डिसाइडेड हैं, तो आप इस वैल्यू को एफ सी प्राइम और एफ वाई डिसाइडेड है, तो आपके पास ये रो आ जाएगा यहां से। अब आपके पास रो की वैल्यू है, एफ सी प्राइम और एफ वाई की वैल्यू है, इसका मतलब आपके पास आर भी है अपने सेक्शन का। इसका मतलब आपको इस इक्वेशन के अंदर आर पता होगा आफ्टर मेकिंग दोज डिसीजंस, ठीक है। आर अगर पता है तो अब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं कि बी डी स्क्वायर हमारे सेक्शन का कितना होना चाहिए ताकि ये जो आंसर है लेफ्ट हैंड साइड का ये बड़ा आ जाए एम यू से। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बी डी स्क्वायर कैन बी रिटन एज, यानी जो हमें मिनिमम बी डी स्क्वायर चाहिए सेक्शन का, दैट वुड शुड बी दिस एम यू डिवाइडेड बाय फाई आर। अब यहां से अब हम क्या करेंगे कि हम अपने सेक्शन का सिलेक्ट करेंगे बी और एच, बेसिकली बी और डी सिलेक्ट करेंगे, और जब डी आ जाएगा तो उसमें 2.5 ऐड करेंगे तो हमारा एच बन जाएगा। और हमने वर्कआउट किया कि अगर हमारे सेक्शन का जो बी और डी इस तरह से हम चूज कर दें कि उस सेक्शन का बी डी स्क्वायर इससे बड़ी वैल्यू आ जाए, तो ऑटोमेटिकली ऊपर वाली इक्वेशन भी सेटिस्फाइड हो जाएगी। यहां पे जो हम बी और डी और अकॉर्डिंगली बी और एच डिसाइड करेंगे, ये इंश्योर कर रहे होंगे कि हमारा सेक्शन सफिशिएंटली स्ट्रांग होगा, यानी फाई एम एन उसका एम यू से बड़ा होगा। वो जो शुरू में आपने सेल्फ वेट को एस्टिमेट करने के लिए लिए थे बी और एच, उनसे ये नहीं इंश्योर हो रहा था कि आपका सेक्शन फाई एम एन उसका बड़ा होगा या नहीं होगा, वो सेक्शन टेंशन कंट्रोल होगा या नहीं, उनका सेक्शन की बिहेवियर से कोई ताल्लुक नहीं था। यू जस्ट वांटेड जस्ट एन एस्टिमेट ऑफ सेल्फ वेट। तो इसको कंफ्यूज ना कीजिएगा, एक वहां पे सेक्शन की डायमेंशन इनिशियल, और यहां पे हम कर रहे हैं टू पिक अप अ सेक्शन व्हिच इज whose phi mn should be equal to or greater than mu। अब इसमें दो अननोन्स है ना, बी है और डी। आपके पास तो यहां से एक आंसर आ जाएगा mu और फाई mu डिवाइडेड बाय फाई आर से। अब आपका आंसर एक आ गया। अब आपने दो चीजों को एट अ टाइम चूज करना है, ये इस तरह एज इट इज तो नहीं हो सकता। अब आपके पास तीन तरह की पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। एक पॉसिबिलिटी ये है कि आपकी जो सिचुएशन है उसमें किसी वजह से डी फिक्स हुआ है, किसी वजह से मसला आर्किटेक्ट ने आपका एच फिक्स कर दिया तो आपका डी भी फिक्स हो गया। अब आप डी को तो चेंज नहीं कर सकते। अगर डी को चेंज नहीं कर सकते तो जो आपको एच स्पेसिफाइड है उसकी बेस पे आप डी निकाल के इस इक्वेशन में पुट कर दें और आप कैलकुलेट कर दें कि मिनिमम बी कितना रिक्वायर्ड होगा। क्लियर? और उसकी बेस पे आप अपना बी चूज कर लेंगे, उससे जितना आ जाएगा उससे थोड़ा सा बड़ा जो भी आपकी सिचुएशन है उसकी बेस पे चूज कर लेंगे। सेकंड सिचुएशन ये हो सकती है कि आपका विड्थ पहले से डिसाइडेड, मसलन आपने कहा कि जो कॉलम की डायमेंशन आ जाए मैंने वही विड्थ रखनी है, तो आप उस विड्थ को यहाँ इक्वेशन में पुट कर दें और रिमेनिंग से आप डी कैलकुलेट कर लें कि डी में मिनिमम कितना होना चाहिए इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई दिस रिक्वायरमेंट। तीसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि आपको किसी ने कुछ भी मना नहीं किया, नो रिस्ट्रिक्शन ऑन वेट, नो रिस्ट्रिक्शन ऑन हाइट ऑफ द बीम। इसका मतलब है अब आप ओपन है, यू हैव टू डिसाइड वेदर बोथ बी एंड डी। अब आप क्या करेंगे? नाउ यू नीड टू नो सम टिपिकल रेशियोज ऑफ बी एंड डी, सम लाइक रिकमेंडेड रेशियोज ऑफ बी एंड डी। तो हम इस केस में वी विल यूज, हम एक रेशियो डिफाइन करने लगे अल्फा। अल्फा क्या चीज है? वी डिफाइन अल्फा
यहाँ पे अल्फा, पहले भी एक जगह अल्फा आया था, उसको अभी जरा भूल जाइएगा, यहाँ वाला अल्फा और है। यानी बेसिकली हम ले रहे बी इज व्हाट फ्रैक्शन ऑफ डी, यानी अल्फा इज बेसिकली बी ओवर डी। आप अपने सेक्शन का सर्टेन रेशो चूज कर लें कि मैं क्या रेशो रखना चाह रहा हूं। अब ये जो रेशो है अल्फा, इसके ऊपर गाइडलाइंस हैं, हम लिख सकते हैं कि क्या होनी चाहिए। दिस अल्फा इज बिटवीन, हमने पहले भी इस तरह की डिस्कशन कर ली हुई, 0.5 to 0.8, ठीक है, टिपिकली 0.5 to 0. अब ये अगेन हार्ड एंड फास्ट नहीं है, यू कैन हैव अ वैरायटी ऑफ सिचुएशंस, सो बट अब रिकमेंडेड वैल्यू इज दिस। अच्छा, अगर आपको ये वैल्यू फैक्टर आप लेट से डिसाइड कर दें, मे बी आपने डिसाइड कर दिया 0.75 अल्फा, अगर आपने ये डिसाइड कर दिया, एक वैल्यू अल्फा की डिसाइड हो गई। अब इसका मतलब है कि बी कैन बी रिटन एज अल्फा डी, और अल्फा आपने चूंकि 7.5 रख लिया। अब ऊपर जो इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन, इसमें अगर आप b की जगह पे 0.5d या जनरली अल्फा d पुट कर लेंगे तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी अल्फा d क्यूब, ठीक है। तो वहां से फिर हम लिख सकते हैं d कैन बी देन रिटन एज दिस, d शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन mu ओवर 5 अल्फा r क्यूब रूट। अगर आपको खुली छुट्टी है कि आप b और d को जो भी मर्जी रख लें, ठीक है। सो दिस इज हाउ। अच्छा, अभी इसमें जाहिर है राउंडिंग ऑफ करनी पड़ेगी आपको। d की कोई वैल्यू आती है वो एज इट इज तो नहीं लेंगे ना, b की कोई वैल्यू आएगी एज इट इज तो नहीं लेंगे। उस राउंडिंग ऑफ में क्या होगा कि d के लिए गाइडलाइंस ये हैं, आपको पता है हम h जो है वो इस तरह से लेते हैं, d प्लस 2.5। अब आप अगर d को कर ले मसलन 18 इंच, तो आपका h का आंसर क्या बनेगा 20.5। अब h जो है वो 20.5 अच्छा नहीं लगता, मतलब प्रैक्टिकली डजंट साउंड गुड टू द प्रैक्टिसिंग पीपल कि आप 20.5 रख ले। सो यू वांट टू हैव अ राउंड वैल्यू फॉर h। इसका मतलब है कि d जो है उसके आखिर में आपका 0.5 आना चाहिए, इधर जो मर्जी आ रहा है आपका जो भी वैल्यू आ रही है, मतलब कि वो पॉइंट नियरेस्ट 0.5 नियरेस्ट हाफ इंच में आप कर लेंगे। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, अगर d की वैल्यू ऊपर से आ गई थी, यानी कि d शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन 16.07, ठीक। अब आप इसको 16.5 राउंड ऑफ कर लेंगे, ठीक है। या अगर आगे d इक्वल टू 15.7, अब क्या करेंगे, अगेन 16.5 में इसको राउंड ऑफ कर लेंगे। इसको 16.5 में करेंगे तो 2.5 ऐड हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा 19, तो h आपका राउंड बन जाएगा। ओके, सो ये तो थी गाइडलाइंस d के लिए। b के लिए भी ये है कि आप उसको b में, चूंकि वो इस तरह का मसला कोई नहीं है कि सब्ट्रैक्ट करना, तो b आप एज इट इज जो भी आप मसलन 1 इंच के मल्टीपल में, यानी 1 इंच के ऐड करते जाए, 9.7 आ गया तो 10 कर दें, 10.3 आ गया, इस तरह से। लेकिन b को नॉर्मली हम थोड़ा सा हायर साइड पे शायद जा रहे हो, हमें रिक्वायर्ड b शायद थोड़ी कम वैल्यू हो, लेकिन हम उससे डेलिबरेटली उससे बड़ी वैल्यू रख रहे होंगे। Why? We have to accommodate reinforcement in the layer, so we may need some minimum, we have to satisfy that minimum width required to accommodate certain reinforcements ताकि congestion ना हो, so you need to keep that also in mind। अच्छा, lastly डेप्थ के हवाले से एक हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं, you need to ensure deflection control criteria, ठीक है। deflection control criteria हमने डिस्कस कर लिया था। Design of a beam section for which B and D are not known। इस बुक का ये बड़ा अच्छा स्टाइल है कि ये पिछले डेटा को कैरी करते हैं ताकि आप उस पिछले डेटा की यूटिलाइजेशन को एक्चुअली समझ सकें कि उस जो पिछला आपने मसलन एनालिसिस किया, ये पिछली वर्किंग की, हाउ डू यू एक्चुअली यूज देम इन योर प्रॉब्लम्स। अब हम दोबारा वो फिगर 5-4, ठीक है, फिगर 5-4 आप प्रिंट करके जेब में डाल दें हर जगह पे। और मैंने अलग से एक जगह पे शीट में सिर्फ ये फिगर 5-4 रखी हुई, मुझे पता है हर जगह मैंने इसको पूरे चैप्टर में बार बार इसी पे वापस आना है मैंने। तो इस फिगर 5-4 की एक बीम है ABCD, ये बीम। अब इसको डिजाइन करने जा रहे हैं, कंप्लीट बीम सेक्शन इसका डिजाइन करने जा रहे हैं। अब इसमें ज़ाहिर है आपको पता है डिफरेंट सेक्शन पे डिफरेंट मोमेंट है, आपने एनालिसिस कर लिया हुआ है। अब हम जब सेक्शन कंटिन्यूस बीम डिजाइन करने के लिए बेहतर अप्रोच ये है कि हम स्टार्ट कर रहे हैं जहां पे मैक्सिमम मोमेंट है। मसलन इस केस में मैक्सिमम मोमेंट जो है
that is at the face of B, largest moment, कॉल यहाँ पे नेगेटिव मोमेंट मैग्नीट्यूड वाइज लार्जेस्ट। अब हम इससे अपना डिजाइन स्टार्ट करेंगे, ठीक है, यानी हम ताकि इसकी बेस पे अब सेक्शन का बी और डी डिसाइड हो जाएगा, इसकी रिइंफोर्समेंट डिसाइड हो जाएगी। ये पहले सेक्शन डिजाइन हो जाएगा, जब बाकी सेक्शन डिजाइन करेंगे तो उनके लिए हमारा बी और डी डिसाइडेड होगा, जस्ट हम उनके लिए ए कैलकुलेट करते जाएंगे। ओके, अब अगेन उसी तरह से अब मैं दोबारा आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ। हम ये डेटा हमारा वही है, 6 इंच स्लैब की थिकनेस, सुपर इम्पोज डेड लोड 20 psf, लाइव लोड 60 psf, वही डेटा। सो वी विल मेक अ न्यू एस्टिमेट फॉर द वेट ऑफ द बीम वेब। यानी अब हम यूं समझ लें कि पहले तो आपको जब एनालिसिस का प्रॉब्लम आप कर रहे थे ना, तो आपको डायमेंशंस गिवन थी कि ये डायमेंशंस है, आपने सीधा सीधा उनकी बेस पे सेल्फ वेट कैलकुलेट कर दिया। अब ये एक रियल सिचुएशन है, आपको सिर्फ आर्किटेक्चरल प्लान और आपने ये एक स्ट्रक्चरल फ्रेम रफ बना लिया कि मैं इस तरह से यहाँ बीम दूंगा, यहाँ यानी स्ट्रक्चरल फ्रेम मोटा सा आपने जनरल प्लान बना दिया। अब आप डिजाइन स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब आपको नहीं पता कि मेरा वहाँ पे क्रॉस सेक्शंस क्या हैं, आप वही तो आप डिजाइन करने जा रहे हैं। ये जो मैं आपको शुरू में बात कर रहा था कि दिस इज हाउ एनालिसिस एंड डिजाइन इंटरेक्ट विद ईच अदर। अब आपको नहीं पता कि बीम का सेल्फ वेट क्या होगा, सो यू विल मेक अ न्यू एस्टिमेट फॉर द वेट ऑफ द बीम वेब and then use the ACI moment coefficients to determine the effective design moment at the face of column। वो आप कर चुके हैं, लेकिन हम quickly यहाँ पे देखेंगे। We will assume a normal weight concrete FC prime FY60 KSI। So step number 1, इस ABCD बीम को डिजाइन करने जा रहे हैं। B सेक्शन का जो मोमेंट है उसको क्रिटिकल के तौर पे हमने पिक कर लिया पहले डिजाइन करने के लिए। सेल्फ वेट ऑफ द बीम वेब डिजाइन करने जा रहे हैं। अब हमें वो जनरल क्राइटेरिया L/10 to L/12, लेट्स सी कितना बनता है। L/12 to L/10 बन रहा है 28 इंच to 18.7 इंच। अब इनके बीच में आपने चूज करना है, लेट्स पिक 24 इंच, जैसे कि आपने पहले भी एक्चुअल भी आपने शायद 24 इंच पहले एनालिसिस की प्रॉब्लम में शायद इतना ही आपने लिया। अच्छा, ये आपने H24 इंच ले लिया, आप कोई और वैल्यू भी ले सकते थे, नोबडी इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम दिस, ठीक है। नाउ वी कुड सेलेक्ट द बीम विड्थ B as some percentage of H, or we could set the beam width equal to the column width। कॉलम डायमेंशन एग्जांपल 5-1 में 18 इंच बाय 18 इंच थी, तो हम B को सेट करने जा रहे हैं इक्वल टू 18 इंच, यानी हम कॉलम की डायमेंशन से कंपैटिबल रखने के लिए बीम की विड्थ 18 इंच रख रहे हैं, ठीक हो गया। और हम 18 इंच अगर रखेंगे तो हमारा जो B और H का रेशियो है दैट वुड बी 75%, 0.75, यानी B इज 0.75 टाइम्स H, विच इज अ रीजनेबल परसेंटेज। नाउ फॉर स्लैब्स ये आपको समझ आ जानी चाहिए। स्लैब्स थिकनेस 6 इंच अगर हो तो वेट ऑफ द बीम कैन बी एस्टिमेटेड लाइक दिस। आई थिंक दिस शुड बी सिंपल इनफ, ठीक है। ये प्रोजेक्टेड पार्ट आपके पास आ जाएगा बीम का। ये हमने एरिया ये हमने मेरे ख्याल किया हुआ है, तो मैं दोबारा नहीं कर रहा। 0.338 किप पर फुट आपके पास सेल्फ वेट ऑफ द बीम आ गया। अब आपने नेक्स्ट करनी है एनालिसिस। अब ये बेसिकली क्यों यहाँ पे पहले कर लिया, क्योंकि MU के लिए ये चाहिए था हमें। अब ये वाला जो सारा डिस्कशन हुई है यहाँ तक आंसर आए, ये आपने खुद कर लिया हुआ है। लेट्स हैव अ क्विक रिवीजन। सेल्फ वेट जो डेड लोड है दैट इज कमिंग फ्रॉम स्लैब का अपना 75 psf और सुपर इम्पोज डेड लोड 20 है, तो टोटल 95 psf बन जाएगा डेड लोड एरिया लोडिंग की फॉर्म में। ट्रिब्यूटरी वेट 12 फीट थी इसके लिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पाउंड पर फुट में बन जाएगा, और ये किप पर फुट में आपके पास 1.14 आ जाएगा आंसर। नाउ कंबाइनिंग दिस विद द वेट ऑफ द बीम, इसमें अभी वेट ऑफ द बीम तो शामिल नहीं था ना। द टोटल डेड लोड वेट ऑफ द बीम हमने कैलकुलेट कर दिया, ये 0.338 किप पर फुट, ये 0.338 और 1.14 को आप ऐड कर देंगे तो ये आंसर टोटल डेड लोड बन जाएगा 1.4 किप पर फुट। नाउ दिस इंक्लूड्स द सेल्फ वेट। फ्रॉम एग्जांपल 5-1 हमने पहले से कैलकुलेशन की हुई है। आप अगर आपने पहले से एग्जांपल नहीं की है तो फिर आपको ये रिड्यूस्ड लाइव लोड पहले से कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको पता है यू नीड टू कैलकुलेट दी ट्रिब्यूटरी एरिया मल्टीप्लाई बाय 2, इन्फ्लुएंस एरिया बनेगा, रिडक्शन आ जाएगी आपके पास, रिड्यूस्ड लाइव लोड एरिया के फॉर्म में होगा, विद ट्रिब्यूटरी विड से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूडीएल बन जाएगा, जो कि यहाँ पे 0.486 किप पर फुट, वही वैल्यू हमने यहाँ पे यूज कर ली है। नाउ यूजिंग दोज वैल्यूज द टोटल फैक्टर लोड इज लार्जर ऑफ दीज टू कॉम्बिनेशंस, ठीक है। ये आपके पास आ गया 2.55 किप पर फुट। नाउ द लार्जर विल बी यूज विद द अप्रोप्रिएट ACI मोमेंट कोफिशिएंट, ये आप पढ़ चुके हैं, -1/10, and the average clear span length for spans AB and BC will be used, ये भी आप पढ़ चुके हैं। सो ये MU आपके पास आंसर आ गया -153 किप पर फुट। नाउ यू हैव योर MU। अब ये इनपुट के तौर पे जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। कैसे? यू नीड टू पिक योर सिलेक्शन ऑफ रो वैल्यू इन करस्पॉन्डिंग R फैक्टर।
ये इक्वेशन मैंने कहा था यूज करेंगे, एफ सी प्राइम और एफ वाई डिसाइडेड है, आप पुट कर देंगे तो रो आ जाएगा। राउंडिंग दिस ऑफ टू 0.014, ये राउंड ऑफ करना भी जरूरी नहीं है लेकिन आप करना चाहें तो कर लें। 0.014 में आपने राउंड ऑफ कर दिया, ओमेगा आपके पास आंसर आ गया 0.210। ओमेगा आ गया तो आपके पास आर भी आ जाएगा 0.736, ठीक हो गया। नाउ यू कैन सी के कितना बी डी स्क्वायर आपको रिक्वायर्ड है। अच्छा, तो इससे पहले ये देखिएगा, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अ डिजाइनर टू हैव सम जजमेंट अबाउट रीजनेबल वैल्यूज फॉर आर, मतलब कि 0.7 to 1 KSI यानी 700 PSI to 1000 PSI, यानी अगर जैसे होता है ना बहुत ज़्यादा एब्नॉर्मल वैल्यू आ जाती तो आपको फॉल्ट पहले से पता चल जाता है। सो यू कैन, सम पीपल कैन स्टार्ट विद, हमने रो की वैल्यूज इनिशियल ले ली ना बेस्ड ऑन एफ सी प्राइम एफ वाई और उसकी बेस पे आर निकाल लिया। सम पीपल मे बी एक्सपीरियंस इनफ टू directly start with an R value, not for you but just to tell you that it is possible to start directly with an R value. Okay, now अब आप या तो टेबल यूज कर लें, सॉरी यहाँ पे नहीं, आगे जाके बताऊंगा। अच्छा, सिलेक्शन, अब हमने जैसे ये क्वेश्चन अभी बिल्कुल फ्रेशली डिस्कस कर लिया, होप आपके माइंड में है। एमबीयू आपने पुट कर दिया है वैल्यू, फाई आर की वैल्यू आपने रख ली है, बी डी स्क्वायर के मिनिमम आंसर होना चाहिए 2770 HQ। अब हमें सारा इस पर, इस स्टेप नंबर 4 में काम ये करना है कि हमने सेक्शन की डायमेंशंस चूज करने हैं, इंश्योरिंग दैट दे वुड गिव यू अ फाई MN इक्वल टू और ग्रेटर देन MU, यानी बेस्ड ऑन दिस इक्वेशन, सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। अच्छा, वी नीड टू सेलेक्ट अ रेश। अगर आपको कोई लिमिट ना हो तो फिर आपको अल्फा चूज करना पड़ेगा। अगर हम अल्फा ले लें 0.7 तो हम जिस इक्वेशन में लिख ली थी पहले भी ये, तो आप इससे डी कैलकुलेट कर सकते हैं 15.8। नाउ राउंडिंग दिस अप टू द नेक्स्ट हाफ इंच विल गिव 16.5 और एच की वैल्यू 16.5 प्लस 2.5 19 इंच। अगर आप इवन नंबर में करना चाहें तो आप 19 से 20.5 पे भी जा सकते हैं, बट लेट्स स्टिक विद 19 फॉर द मोमेंट। बिफोर प्रोसीडिंग यू हैव टू चेक दैट द मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर डिफ्लेक्शन कंट्रोल इज सेटिस्फाइड। या अपनी टेबल से ये वैल्यू खुद देख लेनी है, ACI का ये वाला टेबल, ठीक है। ACI कोड है ना आपके पास, ये आपने यहाँ से उठा लेना है। फॉर द एक्सटीरियर स्पैन ऑफ अ कंटिन्यूअस बीम आपको ये वैल्यू मिल जाएगी, L over 18.5, H मिनिमम दैट इज 18.2, H मिनिमम इज 18.2 और आपका H आया है 19 इंच ये वाला। सो दिस इज फाइन, बट डिफ्लेक्शन कंट्रोल चूंकि H बड़ा हैवी, डिफ्लेक्शन कंट्रोल हैवीली डिपेंडेंट है H के ऊपर, तो हमें जितना मिनिमम 18.2 चाहिए तो 19 नेक्स्ट अवेलेबल है। हम इससे थोड़ा सा और आगे जा रहे हैं, 20 इंच रखने जा रहे हैं टू हैव अ इवन बेटर डिफ्लेक्शन कंट्रोल, ठीक है। और प्लस ये कि ये तो मिनिमम वैल्यू है ना 18.2, मिनिमम का मतलब ये तो नहीं कि अब यही रखना है हमने ना। सो वी आर गोइंग टू चूज H इक्वल टू 20 H। ये आपने देखा, हमने इसको बोल्ड कर दिया, ऊपर पीछे जितना कुछ किया H के बारे में, कोई एक वैल्यू दूसरी वैल्यू, अब ये जो बोल्ड वैल्यू लिखती है ये फाइनल है राइट नाउ, ये फाइनल है 20 इंच। एंड देन D would be equal to H minus 2.5 equal to 17.5 इंच, ठीक हो गया, ये भी फाइनल वैल्यू आ गई। नाउ दिस वैल्यू ऑफ फॉर D is used for the previously calculated value for BD square to, अच्छा आपने अल्फा की वैल्यू रखी 0.7, उसकी बेस पे आपने चूज कर दिया कि D कितना होना चाहिए, आंसर आ गया कि मिनिमम 15.8 आना चाहिए। अच्छा, हमने कहा कि इसको राउंड ऑफ कर लेते 16.5 में, 2.5 ऐड कर दें H के लिए 19, और हमने फर्दर ऐड कर दिया 1 इंच, 20 इंच बना दिया। अब आपका D डिसाइड हो गया 20 इंच की H की बेस पे। 20 इंच अगर आपका H है तो D कितना बन जाएगा 17.5। अब ये एक डिसाइडेड वैल्यू है, इस डिसाइडेड वैल्यू अगर मेरा D डिसाइडेड हो 17.5 तो मेरा मिनिमम B कितना होना चाहिए इस इक्वेशन में, यानी इस इक्वेशन के अंदर अगर D मेरा 17.5 इंच हो तो B कितना होना चाहिए ताकि BD स्क्वायर का आंसर इससे बड़ा आ जाए। तो दैट आंसर हमने यहाँ कैलकुलेट किया हुआ है 9.1 इंच। लेकिन अगेन मैंने जैसे पहले बात की है, जरूरी नहीं कि अब हम इसको 10 इंच रख लें। एक तो हमने ख्याल रखना है मिनिमम विड्थ रिक्वायर्ड फॉर अकोमोडेटिंग रीइंफोर्समेंट, प्लस हमने मे बी वी प्रेफर टू चूज द सेम डायमेंशन फॉर द बीम विड्थ एज द डायमेंशन ऑफ द कॉलम इनटू व्हिच इट इज गोइंग टू फ्रेम। तो हम चूज करने जा रहे हैं कॉलम की जो डायमेंशन है उसके साथ B
कंपेटेबल रखने के लिए 18 इंच रखने जा रहे हैं, यानी मच ग्रेटर देन द मिनिमम वैल्यू रिक्वायर्ड। ठीक हो गया? सो यू हैव सेलेक्टेड बी इक्वल टू 18 इंच। ठीक हो गया? सो बी आपका आ गया 18 इंच, एच आ गया 20 इंच और डी इसकी बेस पे 17.5। सो दीज आर योर फाइनल वैल्यूज। मैं सिर्फ आपकी आसानी के लिए इनको यहाँ पे लिख रहा हूँ। 18 इंच, h इक्वल टू 20 इंच और बेस्ड ऑन दिस d इक्वल टू 17.5 इंच। ये हमारी डिसाइड। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, कंफ्यूज ना कीजिएगा। यहाँ पे सिलेक्शन डायमेंशंस इंश्योर कर रही हैं कि आपका फाई mn mu से बड़ा आ जाए बेस्ड ऑन सर्टेन इनिशियल वैल्यू ऑफ फाई, इनिशियल वैल्यू फॉर स्टील रेशो। और शुरू में जो हमने सेल्फ वेट के लिए ली थी दोज वर जस्ट फॉर सेल्फ वेट। अब हमने सेल्फ वेट के लिए कितनी ली थी वैल्यूज? h was taken to be 24 इंच और b was taken to be 18 इंच। और हमने असल में कितनी ले ली है? b तो उतना ही रख लिया जितना का सेल्फ वेट में लिया था, हमने h थोड़ा सा कम ले लिया। अब जरा इस चीज को समझिएगा। आपने इनिशियली सेल्फ वेट में थोड़ा सा बड़ा h ले लिया था, असल में आपका h थोड़ा छोटा है, तो इसका मतलब है सेल्फ वेट को आपने थोड़ा सा ओवर एस्टिमेट ले लिया था। 20 इंच असल में आ गया, आपने कैलकुलेशन में 24 इंच की बेस पे कैलकुलेट कर लिया था। तो अब आप अगर रिफाइन करना चाहें, जरूरत नहीं है क्योंकि हम कंजर्वेटिव सेफर साइड पे हैं, अगर आप रिफाइन करना चाहें, ये भी तो हो सकता था ना कि ये वाला h हमारा 30 इंच आ जाता रिक्वायरमेंट लिस्ट से। अब इसका मतलब है हमने कैलकुलेशन सेल्फ वेट की 24 इंच की बेस के ऊपर की थी, हमारा एक्चुअल बन गया उससे ज्यादा, तो हमें लाजमी रिवाइज करना पड़ेगा सेल्फ वेट को और उसकी बेस पे mu रिवाइज होगा। mu रिवाइज होगा तो अगेन bd स्क्वायर का जो मिनिमम आंसर आपके पास आ रहा है दैट विल आल्सो रिवाइज। So this is what we do in analysis and ये साइकिल इस तरह से। What I want you to know is कि you may have to revise. Let's see, अगर इस केस में जरूरत नहीं है क्योंकि सेफर साइड पे है, लेकिन अगर करना हो तो कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे। Let me show you. If we were to revise based on our updated cross-sectional dimensions, we would revise it like this. सिर्फ एक चीज रिवाइज करनी पड़ेगी ना, बीम के ये जहां 24 लिखा था वहां 20 लिख दिया, ये आंसर जस्ट थोड़ा सा छोटा हो गया। अब W डेड चेंज हो जाएगा, लाइव तो उतना ही है, तो W डेड की वैल्यू अपडेट हो गई, सेल्फ वेट से डेड वेट ही अपडेट होगा ना, और ये वैल्यू अब इसलिए अपडेट हो गई कि W डेड अपडेट हुआ है और इसकी बेस पे ये mu की वैल्यू अपडेट होगी। 153 किप फुट से वी आर डाउन टू 148 किप फुट। नॉट अ बिग डिफरेंस बट आई जस्ट वांटेड टू शो कि हम अगर करना चाहें तो कैसे करेंगे। बिकॉज अच्छा नाउ लेट्स यूज दिस रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ mu बेस्ड ऑन आवर अपडेटेड क्रॉस सेक्शंस। ठीक है, कर लिए तो आप यूज भी कर लेते हैं। 148 किप फुट आपका mu है। सो ये अब सिचुएशन वही बन गई है जो आपने डिस्कस किया था कि अगर आपके क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन डिसाइडेड हो तो कैसे डिजाइन किया जाता है। ये तो आप कर चुके हैं ना। अब ये वही सिचुएशन बन गई, क्रॉस सेक्शनल डायमेंशंस आर डिसाइडेड, हमने लिख लिया उनको, और mu इज गिवन। सो नाउ यू द सेम प्रोसीजर एज यू डिस्कस प्रीवियसली। वो क्या था? mu की वैल्यू रखी और यहाँ अगेन jd हमने 0.9 दी है। मेरे ख्याल है आप समझ सकते हैं। एक आइट्रेशन कर लिए और फिर as की वैल्यू रिफाइन कर लिए और इसकी बेस पे बार्स चूज कर लिए। आई थिंक दिस इज समथिंग आई डोंट नीड टू रिपीट। बार्स चूज कर लिए तो अब आप डिटेलिंग चेक लगा लेंगे। 6.5 इंच इज लेस देन 10 इंच, सो इट्स फाइन क्रैक कंट्रोल के लिए। ठीक है, ये मेरा ख्याल है खुद समझ जाएंगे। और इसी तरह क्लियर स्पेसिंग को आप चेक कर लेंगे कि जितनी बार्स आपने चूज की हैं कैन बी अकोमोडेट देम इन सर्टेन विड्थ, वो आप खुद चेक कर लीजिएगा। ये जो हमने यहाँ हमने AS किस तरह चूज कर लिया? बाय यूजिंग दोज ट्रायल्स, वही ट्रायल वाला मेथड ना, ये वाला जो हमने पहले प्रोसीजर पढ़ लिया था फॉर नॉन क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन, जो प्रोसीजर पढ़ा था। इसका यहाँ पे टेबल के अंदर, टेबल में भी आप यूज कर सकते हैं। वो कैसे? लेट मी शो यू हाउ यू कैन यूज द टेबल। R और रो वाला टेबल आप कैसे यूज कर सकते हैं। लेट मी शो यू। डिटर्मिनेशन आप ये नहीं एक टाइम पे आप प्रॉब्लम कर रहे हैं तो एक मेथड यूज करेंगे, लेकिन सिर्फ यहाँ समझाने के लिए उसी को हम दोबारा कर रहे हैं बेस्ड ऑन टेबल। आपको mu रिक्वायर्ड था, हमने उस इक्वेशन को, जो इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी हुई थी, इस फॉर्म में, यहां से अब हमने पहले हमने लिखा था कि अगर R डिसाइडेड हो तो BD स्क्वायर कितना होना चाहिए ताकि हमारा सेक्शन
का फाई एम एन बड़ा आ जाए एम यू से। अब हम इसको डिफरेंटली देख रहे हैं, बी डी आर डिसाइडेड, इसका मतलब है वी कैन डिटरमिन का व्हाट शुड बी द मिनिमम आर दैट वी शुड चूज सो दैट आवर सेक्शन विल हैव फाई एम एन इक्वल टू और ग्रेटर देन एम यू। तो उसमें अब आप क्या कर लेंगे, यहाँ पे आर अलग छोड़ देंगे और एम यू डिवाइडेड बाई 5bd स्क्वायर लिख लेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ दिखाया गया आपको। सो अब आप टेबल में क्या करेंगे, अब आपके पास आर की एक वैल्यू आ जाएगी, ये आर की वैल्यू रिक्वायर्ड है आपको, ये एम यू की बेस पे कैलकुलेट हुई है कि ये आपका आर, यानी आर बेसिकली मैंने पहले आपको बताया ना सेक्शन की स्ट्रेंथ से रिलेटेड पैरामीटर है, जितना आर बढ़ा उतना उसका मोमेंट कैपेसिटी ज्यादा। तो अब आपको जो आर का आंसर आ गया, जो भी लेट्स कैलकुलेट 358 psi आ गया। अब आप टेबल पे जाएंगे, टेबल पे क्या करेंगे, 4000 psi और 60 ग्रेड के स्टील में मैं आ गया हूं, इस कॉलम को देखने लग जाऊंगा, मेरा आर जो मुझे रिक्वायर्ड है मिनिमम दैट इज हाउ मच 358 मुझे चाहिए। लेट्स स्क्रॉल डाउन 341, यहां पे आके मेरी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। इसके करस्पॉन्डिंग ये कितना है, रो 0.007। इसका मतलब है अगर मैं अपने सेक्शन में रो 0.007 रख लूं तो मेरा जो फाई एम एन का आंसर बनेगा दैट वुड बी एक्सीडिंग एम यू। अच्छा, इंटरपोलेट करने की जरूरत नहीं है, इतना ज्यादा एक्यूरेट होने की जरूरत नहीं है कि अब आप कहें कि 341 और 394 के बीच में वो है तो फिर मैं क्या करूं। इस डिजाइनर्स डू नॉट प्रोवाइड लाइक डू नॉट गो इनटू दीस डिटेल्स, ठीक है। अच्छा, 0.007 आपका रो आ गया, ठीक है जी, 0.007। अच्छा, इसमें एक और एडवांटेज है, इस टेबल को यूज करने में एक और एडवांटेज है। एक तो आपका ये अगर आपका रो आ गया 0.007 तो आप इसको BD से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन जाएगा AS, और इसकी बेस पे आप बार्स चूज कर लें, फिर उसके बाद आपने चेक्स बाद में फिर भी अप्लाई करने हैं, लेकिन ये आपको बार्स चूज करने का तरीका बता रहे हैं। अच्छा, मैं कह रहा था आर की वैल्यू आ गई है, मल्टीप्लाइड बाय BD यू गेट योर एस्टिमेट फॉर AS, चूज योर बार्स बेस्ड ऑन दैट और अप्लाई चेक्स। अच्छा, एक मैं टेबल के बारे में चीज बता रहा था, टेबल के अंदर से यूज करने का एक ये फायदा है कि टेबल को अगर आप देखें, इस टेबल को लेट्स से मैं इसी कॉलम को देखता हूं, मैं जैसे जैसे नीचे आता जा रहा हूं आर की वैल्यू बढ़ती जा रही है और रो की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है, यानी हैवियर सेक्शन की तरफ हम जाते जा रहे हैं, ज्यादा रीइंफोर्समेंट की तरफ जाते जा रहे हैं। जब मैं थोड़ा सा और नीचे आ जाऊं, ये यहाँ पे बोल्ड होना शुरू हो गया, 948 पहला मेरा बोल्ड आंसर आ गया। इस बोल्ड का क्या मतलब है, ये जो नॉन बोल्ड है ना, इसको समझ लीजिए, जो नॉन बोल्ड है ना, बोल्ड नहीं है, जो इस आर के करस्पॉन्डिंग जो रो है, यानी ये जो सेक्शन होगा जिसका ये वाला आर होगा, मसलन मैं 908 की बात करूं, यहां तक, यहां से लेके ऊपर तक जितने भी आप आर की वैल्यू पिक करेंगे उनके करस्पॉन्डिंग जो रो है दैट वुड गिव यू अ टेंशन कंट्रोल सेक्शन। यानी आपने नॉन बोल्ड उठानी है वैल्यू, बोल्ड का मतलब है यहां नहीं आना। आप समझ सकते हैं कि आप जैसे जैसे रो बढ़ाते जाएंगे डाउन द लिस्ट आते हुए, तो आपके सेक्शन की डक्टिलिटी रिड्यूस होगी ना, एप्सिलॉन टी रिड्यूस होता जाएगा। एक हद तो आनी है ना कि उससे आप बढ़ाएंगे रो की वैल्यू तो आपका एप्सिलॉन टी 0.005 से ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा, एंड दैट इज द रीजन वेयर यू आर गोइंग आउट ऑफ द टेंशन कंट्रोल जोन, ठीक है। सो यहां पे अब आपने अगर, अच्छा फॉर एग्जांपल आप कर रहे थे और आपको आंसर बन रहा है 988, इसके बगैर काम नहीं हो रहा, व्हाट डज इट मीन, you may have to go for a doubly reinforced section if you cannot revise your section. Otherwise, a better choice, economical choice would be to increase your cross section size so that उसके केस में फिर आपका चूंकि MU और BD स्क्वायर होना है ना, R की वैल्यू जिस R की वैल्यू ने इस टेबल में आपको भेजा है वो R की वैल्यू MU और BD स्क्वायर 5 भी नीचे है, लेकिन मैं अक्सर भूल जाता हूँ उस 5 को, तो वो B और D बड़ा हो जाएगा तो R का आंसर, रिक्वायर्ड R का आंसर छोटा हो जाएगा। सो यू विल बी एबल टू पिक अप अटेंशन कंट्रोल सेक्शन। अच्छा, ये तो थी दूसरी वाली एक्सट्रीम कि आपको बहुत ज्यादा रीइंफोर्समेंट डालनी पड़ रही है, ये वाली एक्सट्रीम, यानी आपने नीचे बोल्ड सेक्शन में नहीं आना, ऊपर भी आपको बड़ा यूजफुल है। टेबल को जरा देखिएगा आप, मसलन ये टेबल शुरू हो रहा है इस जगह से, 4000 वाला कॉलम शुरू हो रहा है इस जगह से, 0.033 से शुरू हो रहा है। अच्छा, ये 5000 psi के केस में आपको यहाँ पे कोई वैल्यू नजर नहीं आ रही,
अच्छा मसलन आप लोग का ये वाला टेबल था, या मैं 6000 की बात कर लेता ताकि ज़्यादा बेहतर समझा सकूं, या चलो मैं 4000 से ही समझाता हूँ। इसी से आपका आर रिक्वायर्ड था 150 psi, अब आप टेबल में आते ही 192, हाँ अब क्या होगा? आपको तो वो वाला रो मिलेगा ही नहीं यहाँ पे। एक्चुअली अगर आप वो वाला रो पिक करेंगे जो इससे कम है, तो आप जो एएस प्रोवाइड करने लगेंगे दैट इज गोइंग टू फॉल लेसर देन एएस मिनिमम। मिनिमम से भी आप कम रिइंफोर्समेंट डालने जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप इस टेबल को यूज करते हैं, दिस टेबल विल मेक श्योर दैट यू आर विद इन द लिमिट्स ऑफ एएस मिनिमम एंड इनडायरेक्टली जो मैक्सिमम बन जाता है करस्पॉन्डिंग टू टेंशन कंट्रोल सेक्शन। गेटिंग इट? तो 150 अगर आपका आर था तो यू विल take it 192 and you will pick R, in this case you will pick rho equal to 0.0033। इस केस, बाकी केस आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। इस केस में ये टेबल 229 से इसलिए शुरू हो रहा है कि इसमें इससे कम R के करस्पॉन्डिंग जो रो है उसके करस्पॉन्डिंग जो AS बनेगा दैट फॉल्स लेसर देन AS मिनिमम। जस्ट कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि ताकि मैं आपको ये कह सकूं कि मैंने कंप्लीट कर लिया था, मैं आपके सामने ये इसको ओपन कर रहा हूँ। एस मैंने कैलकुलेट कर दिया बाय मल्टीप्लाइंग रो बाय बीटी 2.21। जस्ट कंपेयर दिस अप्रोच विद द प्रीवियस अप्रोच। यहाँ आपका एस एस्टिमेट आ गया 2.21 a स्क्वायर। जस्ट फॉर कंपैरिजन लेट मी टेल यू व्हाट वाज द वैल्यू बेस्ड ऑन इक्वेशंस, इटरेशंस बेस्ड 2 एंड 2.21। तो आपने बगैर इटरेशन किए हुए जस्ट लुकिंग एट द टेबल यू हैव बीन एबल टू पिक अ वैल्यू व्हिच इज सफिशिएंटली क्लोज टू द व्हाट यू कैन कंप्यूटेड बाय। अगेन दोनों मेथड्स में से जो भी आप चूज कर लें, नॉट अ प्रॉब्लम। क्यों? वी आर गोइंग टू परफॉर्म अ सेपरेट चेक ऑफ phi mn should be equal to greater than mu। वी आर गोइंग टू परफॉर्म अ सेपरेट चेक ऑफ epsilon t equal to or greater than 0.005। ये सिर्फ बार्स को चूज करने के लिए एक एस्टिमेट ले रहे थे हम, ठीक हो गया। सो no matter which method you use, whether you use a table, whether you use iteration method, you can also write down a compact equation जिसमें आप just r put कर दें और वो just throws the value of rho। You can do that if you're good। आप कर सकते हैं आसानी से इसको, लेकिन अब मैं उसकी तरफ जाना नहीं चाह रहा। एक्सेल में यूजुअली ज़्यादा यूजफुल हो जाता है कि आप, लेकिन उसमें अगेन यू हैव टू देन मैनुअली चेक कि आपका जो एएस है वो लाइक एक्सीड ना कर दे, यानी लिमिट्स के बीच में रहे, दोनों के बीच में रहे, मिनिमम और मैक्सिमम। ओके अच्छा, ये आपने 12 बारल चूज कर ली हुई है किसी भी बेस पे। रिक्वायर्ड चेक्स, एएस मिनिमम का चेक, आई डोंट नीड टू रिपीट इट। टू कंफर्म दैट दिस इज अ टेंशन कंट्रोल सेक्शन, टेंशन स्टील यील्डिंग, ये अब एनालिसिस है। ए आप यूज, अब यहाँ पे एएस कौन सा यूज कर रहे हैं हम? एक्चुअल जो बार्स हमने डाल दी है उनका एरिया 2.16 ए आ गया। सी की वैल्यू निकाल दें और अब आप एक तरीका ये कि सी को कंपेयर कर दें विद सी करस्पॉन्डिंग टू टेंशन कंट्रोल लिमिट, या आप एप्सिलॉन टी एक्चुअली कैलकुलेट करके देख लें। बोथ मेथड्स आर ओके। सो 0.0177, दिस इज ऑफ कोर्स मच ग्रेटर देन 0.005 एंड ऑफ कोर्स मच ग्रेटर देन द यील्ड स्ट्रेंथ। सो दिस टेंशन स्टील इज यील्डिंग, इट इज अ टेंशन कंट्रोल सेक्शन। phi 0.9 फाइनलाइज्ड। phi mn अब आप फाइनली चेक कर लें, दिस इज 163 किप फुट और आपका MU 146 किप फुट था। सो दिस इज अगेन गुड इनफ, नॉट टू एक्सेसिव एज वेल। सो वट एवर वॉज सिलेक्टेड इज फाइन, प्लेस एज शोन इन द ड्राइंग। ठीक हो गया। ऐसा यूनिट वाला एग्जाम्पल आप खुद देख लीजिएगा।